जय हिंद फ्रेंड्स। ब्रिटिश ने सिर्फ हमें लूटा, हमारे धर्म भ्रष्ट किए, हमें कुछ नहीं दिया और हमारे पास से सब कुछ लेके चले गए। इंडिया की ज़्यादातर आबादी को आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से सच तो नहीं है, पर कुछ हद तक सच है। पर उन्होंने अच्छा काम क्या किया वो तो आप सबको पता ही है कि उन्होंने हमें रेलवेज दिए और यूपीएससी दिया। पर उन्होंने और भी अच्छा काम किया कानून की जब हम बात करें तो। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860। आईपीसी की बात करें इससे पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो अभी 2 दिन पहले हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर प्रॉफिटेबल होने वाली है। 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई मेरे यहाँ पे चोर कुछ आए थे, ताला वाला तोड़ गए। और मैंने कहा फिर जाओ एफआईआर वगैरह तुम करा दो वहाँ पे। तो वो गया, थानेदार ने उसे ये कह के वापस भेज दिया, उसकी एफआईआर नहीं लिखी कि आपके घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है। हम चोरी की एफआईआर कैसे लिख सकते हैं? जो आप कह रहे हैं वो किस कानून में है कि आपके यहाँ चोर आए तो सही पर उन्होंने चोरी नहीं की और वो ऐसे चले गए? जी हाँ, ये लग तो बहुत छोटी सी बात रही होगी, बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे विक्टिम इस चीज़ के होते हैं कि उनके यहाँ पे कोई अपराध घटित नहीं होता पर उसका अटेम्प्ट ज़रूर हो जाता है, उसके बाद उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो 1860 में जब लॉर्ड टीबी मकॉले को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इंडिया के लिए कोई अच्छा सा एक कानून बनाना है, क्रिमिनल लॉ, तो टीबी मकॉले को 40 साल 40 इयर्स लगे इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट करने में। आप समझ, 40 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। इतना दिमाग लगा, इंडिया की इतनी डायमेंशंस, डेमोग्राफी, ये सब कुछ देखते हुए 40 साल लगे आईपीसी को ड्राफ्ट करने में। और कमेटी की सबसे पहली शर्त ये थी, टीबी मकॉले को ये सबसे सख्त निर्देश ये थे कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, भारत का कोई भी व्यक्ति आहत नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसे न्याय ना मिले। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश इतने भी ख़राब नहीं थे। खैर, तो 40 साल बाद जब आईपीसी ड्राफ्ट हुई तो वाकई में उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसमें कोई भी इंडियन अछूता रह सके। सेक्शन 511 जो आईपीसी का लास्ट सेक्शन है, वो ये कहता है कि कहीं पर भी आईपीसी में अगर किसी चीज़ के कमिट होने की परिभाषा दी गई है और उसके अटेम्प्ट होने की परिभाषा नहीं दी गई है तो वो कृत्य सेक्शन 511 में आएगा। जैसे कि, कंफ्यूज मत होइए, इसको आराम से समझिए। जैसे कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ये आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है, पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट की पनिशमेंट ज़रूर मिलती है, और वो कौन से सेक्शन में मिलती है? वो 511 में मिलती है। तो जो मेरा दोस्त वहाँ पे नहीं बता पाया कि आपको मेरी एफआईआर 511 में लिखनी है, पर ये नॉर्मल सी बात है, बिकॉज वी आर लॉयर्स और हम ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो हमें पता होता है, पर सबको ये बात पता नहीं होती। लेकिन ये बात नोट करने की बहुत ज़रूरी है। कुछ भी, कोई भी ऐसा कृत्य जो आईपीसी में डिफाइंड तो है पर उसका अटेम्प्ट डिफाइंड नहीं है, उसका कमिटमेंट तो डिफाइंड है पर उसका अटेम्प्ट डिफाइंड नहीं है, तो वो 511 में कवर्ड होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि शराब पी के कोई आदमी किसी मोहल्ले में हुड़दंग मचा रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? 511 में उसको चार्ज करेगी, 24 घंटे के लिए जेल में रखेगी और फिर सुबह छोड़ देगी। ये करेगी। 511 इज़ अ सेक्शन जहाँ पे पुलिस कई सारी चीज़ों में लगाती भी है, कई सारी चीज़ों में जब उसको मन करेगा तो वो नहीं लगाएगी। पर आपको ये बताना होगा कि आपके घर में चोर आए थे पर वह कुछ लेके नहीं गए, पर फिर भी आपको एफआईआर करानी है फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स कि आगे से ऐसा ना हो और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे कि कौन आया था कौन नहीं। तो सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 सेक्शन 511, इसमें आपकी अटेम्प्ट टू थेफ्ट यानी चोरी की कोशिश की एफआईआर लिखी जाएगी।
है ये बहुत खूबसूरत सेक्शन, और बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। पर आज मुझे ये अच्छा लग रहा है आपसे शेयर करके। और हालांकि मैंने मेरे दोस्त को तो तुरंत बता दिया था, पर मुझे उसने बोला कि यार ये तो किसी को पता नहीं होता, तो यू शुड शेयर इट ऑन योर चैनल। तो उन्हीं की वजह से मैं आज आपके सामने ये बताने आया हूँ, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ज़रूर होगी। तो ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।